नमस्कार। स्वागत है आपका YouTube चैनल उल्टा चश्मा में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम विश्लेषण विद वानखेड़े। आज दिन भर आपने मतलब कल पूरा दिन भर आपने उत्तर प्रदेश में जो घोसी के उपचुनाव हुए उसको लेकर विश्लेषण सुना होगा। लेकिन इस चुनाव के नतीजे आने के पहले ही भाजपा शायद इस बात को समझ रही थी कि बाजी उनके हाथ से निकल गई। लेकिन भाजपा की खासियत है कि वो चुनाव के अंत तक, निर्णय आने तक, जब तक चुनाव आयोग घोषित नहीं करता तब तक वो यही बोलते रहते हैं कि जीत हमारी होगी। लेकिन जिस हिसाब से भाजपा अब बौखलाई गई है, क्योंकि 2024 के चुनाव सामने दिखते हैं, 44 सीटें लोकसभा की डेंजर जोन में है, ऐसा उनका खुद का सर्वे कहते हैं। भाजपा को सबसे ज्यादा देश में उम्मीद उत्तर प्रदेश से है। भाजपा के कई नेता कहते हैं कि तो हमारी गिनती ही 100 से शुरू होती है। 80 सीटें उत्तर प्रदेश की और 20-25 सीटें गुजरात की, तो हमारी गिनती लोकसभा में 100 के ऊपर से शुरू होती है, ये उनका विश्वास है। लेकिन घोसी के उस उपचुनाव ने पन्ना प्रमुख, संगठन, संघ की ताकत, पैसा, मंत्रियों का कारपेट बॉम्बिंग, अमित शाह का रणनीति, योगी आदित्यनाथ का अपना यूएसपी, संजय निषाद की मेहनत, फिर अनुप्रिया पटेल और उनके पति का भरकस प्रयास और ओम प्रकाश राजभर के खून पसीने की मेहनत, इन सब पे पानी फेर दिया। और जिस अभूतपूर्व डिफरेंस से, मार्जिन से समाजवादी जीती है, समाजवादी का वोट शेयर 57% के ऊपर गया और बीजेपी 37% पे सिमट गई। ये जो 20-22% का डिफरेंस है, ये यकीनन सिर्फ समाजवादी का वोट नहीं, ये मात्र समाजवादी के जो उम्मीदवार थे उनका वोट नहीं है, ये वोट सुधाकर सिंह का भी नहीं, ये वोट वो है जो भाजपा से नाराज है, जो ये तथाकथित छोटे छोटे राजनीतिक दलों के नेता अपने समाज को बेचकर सत्ता का मक्खन खाने में व्यस्त होते हैं। उस समाज ने दिखाया हुआ इन नेताओं का आईना है कि आप कब तक हमको बेचोगे और इस जगह से उस जगह मेंढक जैसे कूदते रहोगे। ये दल बदलुओं के लिए भी एक सबक है कि उनको गुमान होगा कि जनता उनकी गुलाम है, लेकिन जनता उनकी गुलाम नहीं, जनता उनको जगह भी दिखा सकती है। नॉन जाटो वोट, जो नॉन जाटो पिछड़े वोट था, जो यादों से खौफ खाता था, वो भी समाजवादी इंडिया का पार्ट होने की वजह से उन्हें एक जगह मिलती है। और जो यादवों का विरोध है, उनके मन में जो क्रोध है, उसको कहीं ना कहीं वो धुंधला पड़ता है, क्योंकि इंडिया का एक बड़ा प्लेटफॉर्म उनको दिखता है। घोसी ये ट्रेडिशनली कांग्रेस की सीट हुआ करती थी। कल्पनाथ राय यहां से आते थे, कल्पनाथ राय का एक वोट बैंक था। उनके जाने के बाद वहां कोई नेतृत्व तो नहीं पनप पाया, तो वो वोट बैंक बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया। अजय राय का वापस आना उस वोट बैंक को जिंदा कर गया और वो भी एन ब्लॉक में इंडिया का मतदार बन के साइकिल पे ठप्पा लगा गया, बटन दबाया गया। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका शिवपाल यादव की। यदि 2024 का विजय रथ पूरे प्रदेश में दौड़ाना है, तो फिर अखिलेश को धनुर्धर बन के पीछे खड़ा होना होगा और रथ का सारथ्य शिवपाल जी को देना होगा। ये इस चुनाव ने दिखा दिया। लेकिन जो मैं आज आपको विश्लेषण कर रहा हूं, मात्र चुनाव का नहीं है, तो आपने कई जगह सुना होगा, क्योंकि नई बात मैं भी नहीं बता रहा हूं। लेकिन इस चुनाव से पहले से आशंका थी हारने की, और जो बौखलाहट है वो अब सरकार के आदेशों में दिखती है। एक आदेश निकला है सरकार का, शिक्षा निर्देशालय लखनऊ से, पत्र क्रमांक है 23,190-300/2023-2024।
दिनांक 6 सितंबर 2023। ये आदेश स्कूलों को ये बताता है, निर्देश देता है कि रोज स्कूल चालू होने के पहले जो प्रार्थना होती है 15 मिनट की, उस प्रार्थना में क्या क्या करना चाहिए। और साथ में अगला पैराग्राफ ये कहता है कि इस प्रार्थना में अनिवार्य रूप से राज्य सरकार और भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं को बच्चों को समझाना चाहिए, जैसे प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना सहित अन्य योजनाओं के बारे में शिक्षकों को बच्चों को बताना होगा और ये अनिवार्य है, इसका कड़ाई से पालन हो। तो ये बच्चों के ऊपर एक बोझ और है कि सरकारी योजनाओं का उनको समझना है। इससे बड़ा मूर्खतापूर्ण काम मैंने होते हुए दिखाई नहीं दिया। ये योजनाएं समझाने के लिए नहीं होती है, ये योजना लागू करने के लिए होती है। ये योजना का क्रियान्वयन यदि गांव-गांव तक, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच जाए तो फिर इसके बाद ये किसी को बताने की जरूरत नहीं होती। विज्ञापन देके अखबारों को ऑब्लाइज करने की जरूरत नहीं होती। चैनलों पे विज्ञापन दिखाकर चैनलों से फेवर मांगने की जरूरत नहीं होती। लोग स्वयं इस योजना की बात करते हैं जब उनका फल योजना का उनको मिलता है। क्रियान्वयन के नाम पे शून्य, ये भाजपा का रिकॉर्ड रहा है। सिर्फ वो मन की बात करते हैं, योजनाओं की घोषणा करते हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बड़े सपने दिखाए जाते हैं, लेकिन जो योजना यथार्थ के धरातल पे उतरती है कि नहीं, ये कोई नहीं देखता। बच्चों को योजना समझाने के मायने क्या है? यदि बच्चों को आप ये योजना समझाओगे कि युवा स्वरोजगार योजना, अभी वो बच्चा कब 12वीं होगा, कब रोजगार मांगने लायक होगा और कब जाएगा, तब तक तो सरकार भी बदलेगी, नई योजना भी आएगी। जिन बच्चों को पढ़ाई पे ध्यान देने की जरूरत है, हमने कई बार देखा कि 7th स्टैंडर्ड का बच्चा दूसरी क्लास का किताब नहीं पढ़ सकता। शिक्षकों की क्वालिटी पे काम करने की जरूरत है। स्कूलों में भवन देने की जरूरत है। स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट की जरूरत है। खेलकूद के ग्राउंड की जरूरत है। हमारे देश में शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में बहुत सारी चीजें करने की जरूरत है, लेकिन भले ही सर पे छत ना हो, पेड़ के नीचे आप प्रार्थना लो और एक ही शिक्षक हो स्कूल पे तो भी चलेगा, लेकिन उसे स्कूल के बच्चों को यह जरूर बताना है कि युवा स्वरोजगार योजना क्या है, उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना क्या है। ये योजना का प्रारूप लेके बच्चे क्या करेंगे? लेकिन जब बौखलाहट होती है तो बार बार उनको ये लगता है कि हमने तो जनता के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन ये जनता तक पहुंच क्यों नहीं रहा है? तो फिर बच्चों को बताओ। कल यदि किसी ने यह ज्ञान दे दिया योगी आदित्यनाथ जी को कि याद करिए महाभारत, भगवान श्री कृष्ण अभिमन्यु के मां को चक्रव्यूह भेदने की बात कर रहे थे और अभिमन्यु गर्भ में था तो उसने सुन लिया। इसके चलते कल एक नया सर्कुलर यदि निकले आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर के लिए कि गर्भवती महिला के कान में जाके ये कहो कि प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना क्या है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना क्या है, ये तमाम योजनाएं उस गर्भवती के कान में कहो, ताकि जो शिशु पैदा होगा वो ज्ञान लेके पैदा होगा कि मैं किस धरती पर जन्म ले रहा हूं जहां इतनी सारी योजनाएं मेरे पैदा होने के पहले से चल रही है।
इसी मूर्खतापूर्ण कार्यों में सरकारी का पैसा भी व्यय होता है, समय भी व्यय होता है, और समाज का दुर्भाग्य है कि उनका भला भी नहीं होता। लेकिन फिर समझाए कौन, क्योंकि सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। कोई सवाल पूछता है, उंगली उठाता है, तो सीधा चीन और पाकिस्तान से जोड़ा जाता है। ज्यादा तेज आवाज में सवाल पूछो तो फिर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगता है। लेकिन ये चैनल ही हमारा उल्टा चश्मा है। क्या करें, जो सच्चाई है वो दर्शकों के सामने लाना और उसका विश्लेषण करना, ये हमारा हम कर्तव्य समझते हैं। आज इतना ही, फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा।